Hi friends, today we are going to discuss about the chapter number 1 class 12th history. Chapter's name is bricks, beads and bones. तो इसी चैप्टर को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चैप्टर में देखिए तीन की वर्ड्स हैं, थ्री की वर्ड्स हैं, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो यही नाम क्यों रखा गया चैप्टर का, पहले तो हम वही डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जब पूरा एक्सकवेशन किया गया, जब वहाँ पे खुदाई की गई है, तो वहाँ पर जितनी भी डिफरेंट साइट्स जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई गई हैं, तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अलग अलग साइट्स, चाहे वो मोहनजोदारो हो, हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, इन सभी जगह पे जो ब्रिक्स है वो एक ही शेप की मिली है। एक ही शेप का मतलब है कि इसकी लेंथ, इसकी हाइट और इसकी विड्थ है वो सेम है, यानी एक ही प्रपोर्शन इन डिफरेंट साइट्स पे ब्रिक्स का यूज हुआ है। अगला बीड्स, कि यहाँ पे जो बीड्स, जैसे गहनों में जो बीड्स का यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए माला है, इस माला में अलग अलग इन बीड्स से एक माला बनाई गई है, तो इसमें जिन बीड्स का यूज हुआ है वो बीड्स भी इस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट जगह पे हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, बोन्स, कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, आज से लगभग 3000 साल पहले की सिविलाइजेशन के बारे में जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो हमें बोन्स से मिली है। अब बोन्स किस प्रकार की मिली है हमें, कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी बर्लियल साइट्स हैं, मतलब कब्रिस्तान है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को वहाँ पे दफनाया गया होगा, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी बोन्स मिली हैं। इसी प्रकार से वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स, जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इस प्रकार के डिफरेंट टाइप, जैसे कैटल से वो लोग जानकार थे, साथ ही बफेलो के बारे में वो लोग जानते थे, बोर के बारे में जानते थे, पिग के बारे में भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, घड़ियाल के बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन थी, फिश के बारे में भी वो जानते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारे पास कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से जो डिफरेंट बोन्स मिली है उनके बेस पे पता चलती है। तो इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। नाउ द सेकंड वन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो बोलते हैं इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा संस्कृति। तो नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी सिविलाइजेशन है, जब उस सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन की जाती है, तो जिस पर्टिकुलर जगह पे सबसे पहले उस सिविलाइजेशन के बारे में खोज की गई है, उस सिविलाइजेशन का नाम उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो पूरी सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के बारे में जो शुरुआती खोजबीन, जो शुरुआती जो साक्ष्य हमें मिले, वो हड़प्पा, जो मॉडर्न टाइम में पाकिस्तान के अंदर एक सिटी है, वहाँ से हमें मिले हैं। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया है। दूसरा जो नाम इस सिविलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है कि जो इंडस रिवर, जो कि मानसरोवर कैलाश पर्वत से निकलती है और बाद में डिफरेंट रिवर्स के साथ जो एडोइंजिंग करते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है, तो ये रिवर इस प्रकार से वहाँ पे कोई भी रिवर है वो अलग अलग रिवर्स के साथ मिलकर अपना एक सिस्टम डेवलप करती है, जिसको रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो इस रिवर सिस्टम को, जो इंडस रिवर सिस्टम है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेज हैं, वो इसी रिवर सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं। यानी कि यहाँ के ज़्यादातर जो नगर थे वो या तो इंडस रिवर या इंडस रिवर की जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके आसपास मिले हैं, तो इसलिए सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। एक तीसरा नाम जो इस सिविलाइजेशन को दिया जाता है वो है इसका ब्रोंज सिविलाइजेशन। ब्रोंज, जैसा आपको पता है कि ब्रोंज एक अलॉय होता है, और ब्रोंज जो अलॉय होता है वो दो टाइप के मेटल से बनता है। ब्रोंज के लिए आप कॉपर और टिन का यूज करते हो, ठीक है। कॉपर और टिन को मिलाकर जो अलॉय बनाया जाता है उसको हम ब्रोंज बोलते हैं। तो इस सिविलाइजेशन के लोग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आता है, ध्यान रखिएगा कि इस सिविलाइजेशन के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो जो मैक्सिमम जिस मेटल का यूज करते थे वो ब्रोंज अलॉय था, या फिर उनके ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो कॉपर से बनी हुई थी। तो हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे जो सील है, क्योंकि शुरुआत में जब इस सिविलाइजेशन के बारे में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जब कनिंगम को दी गई थी, तो कनिंगम को यहाँ की एक सील थी वो ही प्रोवाइड की गई थी।
तो इसलिए यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिफैक्ट्स है वो हड़प्पन सील को माना जाता है। एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट, इसको मान लीजिएगा। ये जो सील है वो एक पर्टिकुलर स्टोन से, एक पत्थर से बनी हुई थी जिसका नाम स्टेटाइट है। और इस सील के ऊपर क्या क्या मिलता है हमें, ये भी दोबारा से एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर्टिकुलर सील के ऊपर हमें एनिमल मोटिव्स मिलते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार के एनिमल का चित्रण मिलता है। वो एनिमल हो सकता है एक बुल हो सकता है, एक हिरण हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार का एनिमल एक मोटिव उसके ऊपर मिलेगा। साथ ही उसके ऊपर कुछ साइंस हैं, यानी कुछ इस प्रकार के उस पर पिक्चर्स बने हुए हैं, साइंस जैसे मान लीजिए उसमें इस टाइप के कुछ साइंस बने हुए हैं, ये या फिर इस टाइप से। अब ये साइंस है वो माना जाता है कि वो किसी स्क्रिप्ट, जैसे आज मान लीजिए हम हिंदी में लिखते हैं ए ब से दे कह घेट है, तो वो हमारी स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये साइंस भी माने जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर राइटिंग की जो स्क्रिप्ट है ये उसके साइंस है, लेकिन ये जो राइटिंग है वो अभी भी हमारे लिए एक अबूझ पहेली है जिसको अभी भी समझा नहीं जा सका। इट स्टिल रिमेन्स दी अनडिस्पेंसर्ड, यानी कि अभी भी साइंस का मीनिंग क्या है वो हमें अभी भी मॉडर्न टाइम में भी पता नहीं है। तो हमने बात की कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है हड़प्पा का वो सील है। इस सील के ऊपर कुछ एनिमल मोटिव्स पाए जाते हैं, साथ ही एक स्क्रिप्ट के साइंस हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है इस स्क्रिप्ट का मीनिंग आज भी हमें नहीं पता है। नेक्स्ट वन, ये जो स्क्रिप्ट वहाँ की है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल मोटिव, ये आप डियर दे सकते हो, ठीक है। इसको यूनिकॉर्न सील बोला जाता है। ये एक वहाँ पे ह्यूमन बीइंग को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए पीछे में यहाँ भी एक एनिमल है, यहाँ पे एलिफेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक एनिमल दिखाई दे रहा है, एक एनिमल यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे। तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल मोटिव्स। और जो साइंस की बात कर रहे थे किसी पर्टिकुलर, ये वो इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट साइंस इस सील के ऊपर है। ये माना जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के निशान है जिसका मीनिंग क्या हो हमें अभी भी नहीं पता है। जैसे इस स्क्रिप्ट के ऊपर देखो तो यहाँ पे ये साइंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के नेक्स्ट सील देख सकते हो कि यहाँ पर एनिमल मोटिव के रूप में ये बुल की शेप बनी हुई है, और ये डिफरेंट डिफरेंट साइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक अलग प्रकार की सील है, इसमें जो साइंस है वो बैकवर्ड में बने हुए हैं। ये और कुछ अलग अलग प्रकार की सील्स, यहाँ भी देखिए एनिमल मोटिव आपको मिलेंगे, यहाँ पे भी अलग प्रकार के साइंस यहाँ पे बने हुए हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट जो स्क्रिप्ट के साइंस हैं वो आपके पास हैं, ये भी स्क्रिप्ट के साइंस हैं। साथ में ये कि एनिमल बना हुआ है, ये एलिफेंट यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर ये स्क्रिप्ट के ऊपर अलग अलग साइंस दिए गए हैं। ये यूनिकॉर्न जो बुल है ये सरपेंट को यहाँ पे बनाया गया है, ये फिश को यहाँ पे बनाया गया है। इसी प्रकार से ये देखिए कि पीछे की साइड से देखोगे तो ये आपको लॉइन दिखाई देगा, आगे की साइड से इसका एक हिरन जैसा चेहरा बनाया गया है, और ये इस पर डिफरेंट डिफरेंट साइंस हैं। ये बुल की जो शेप है और साथ में ये अलग अलग प्रकार के स्क्रिप्ट के साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसको हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करें इसको हड़प्पन कल्चर क्यों बुलाते हैं। तो कल्चर जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो नॉर्मली देखिए एक पर्टिकुलर कल्चर का, जैसे हम बात करते हैं हिंदू कल्चर, ठीक है। एक पर्टिकुलर कल्चर या संस्कृति जो वर्ड है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज किया जाता है जहाँ पर एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स, एक ही टाइप की स्टाइल, एक ही टाइप का फूड, एक ही टाइप की इस एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इलाके में इन सब चीज़ों की सिमिलरिटीज मिलती है। उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल उस पर्टिकुलर टाइम पे रहने वाले लोग हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं, और उन सब में इस प्रकार की हमें समानताएं देखने को मिलती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कल्चर का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम में जो भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं इनको हम हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अब ये इलाका है जहाँ पर ये पूरी सिविलाइजेशन मिली है। इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखो तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम का पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे इलाके शामिल होते थे। तो ये आपकी देखिए इधर से ये जो इंडस रिवर आ रही है, और इस इंडस रिवर के डिफरेंट डिफरेंट रिवर जो अडोजनिंग रिवर हैं, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर, और इधर घाघरा और हाकरा रिवर, और ये सारी इंडस रिवर में, ये इंडस रिवर है, और ये सारे रिवर आकर बाद में इंडस रिवर में मिल जाती हैं। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इंडस वैली रिवर सिस्टम। और बाद में ये इंडस रिवर यहाँ से होते होते आपकी अरेबियन सी की साइड में चली जाती है इधर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी जितने भी जगह आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी इसी रिवर सिस्टम के आसपास अवेलेबल है, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम
इंडस रिवर सिस्टम भी बोला गया है। साथ ही सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो खोज है वो सबसे पहले यहाँ पे की गई है हड़प्पा में, इसलिए सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जगह जो इंडिया के जो हमारी हैं ये मोहनजोदारो जो पाकिस्तान के अंदर है, चंदू हरो भी पाकिस्तान में है, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है। इंडिया में गुजरात में यदि आप देखोगे तो धोलावीरा एक इम्पोर्टेंट साइट है। धोलावीरा से इस साइड में आप देखोगे लोथल एक इम्पोर्टेंट साइट है। राजस्थान की साइड में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट साइट एक मिलेगी कालीबंगा। ऊपर पंजाब में जाओगे तो रोपड़ एक इम्पोर्टेंट साइट है यहाँ की। इधर हरियाणा की साइड में राखी गढ़ी है जो एक इम्पोर्टेंट साइट है यहाँ की। और इसी समय इस पर्टिकुलर इंडस जो सिविलाइजेशन थी इसके कंटेम्प्रेरी टाइम में कुछ और सिविलाइजेशन भी इंडिया में डेवलप हो रही थी जो कि इस सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं मानी जाती हैं। जैसे राजस्थान में एक उसी टाइम एक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी जिसको जोधपुर गणेश्वर कल्चर बोला जाता है। तो जोधपुर का मॉडर्न टाइम में एक शहर आप जानते हो, और गणेश्वर सीकर के पास एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, तो इसलिए सिविलाइजेशन का नाम जोधपुर गणेश्वर कल्चर बोला जाता है। इसी प्रकार जो राजस्थान में आहाड़ और बनास नाम से रिवर है, तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है जिसको आहार बनास कल्चर बोला जाता है। इसी प्रकार से जो आमरी नाम से एक जगह है यहाँ पे इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक अलग टाइप की सिविलाइजेशन उसी समय पर्टिकुलर टाइम पे डेवलप हुई है जिसको आमरी की सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट साइट्स की जगह है ये आपकी सोरतू गई, सबसे ऊपर आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान में अवेलेबल है। यानी कि ये सिविलाइजेशन आप देख रहे हो कि मॉडर्न टाइम के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इसका विस्तार आप देख सकते हो इतनी दूर तक फैला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट वन अगेन मैप में और आराम से इसको समझे तो ये रिवर जो यहाँ पे निकल गई इंडस रिवर यहाँ से कैलाश पर्वत से होते हुए आ रही है, ये आपकी रिवर, ये इंडस रिवर। ठीक है। इस रिवर में इधर से चेनाब रिवर मिल जाती है, इधर से सतलुज रिवर इस साइड से होकर निकल के आ रही है, फिर इसी के नीचे व्यास रिवर इसके अंदर एडोजनिंग हो रही है, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे रिवर बाकी और झेलम और वो रिवर भी इसमें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम को यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ये बाउंड्री आप देख सकते हो, ये इंडिया की बाउंड्री जो ब्लू कलर से डॉटेड दिखा रखी है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मोहनजोदारो है वो भी पाकिस्तान के अंदर है, कोटदीजी है वो भी पाकिस्तान में है, चंदू हरो भी पाकिस्तान में है, आमरी भी पाकिस्तान में है। इधर जो मेहरगढ़ है वो अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर का काम शुरू हुआ था। फिर ये हड़प्पा जो शहर है वो भी पाकिस्तान के अंदर है, कालीबंगा है वो राजस्थान के अंदर है, बनवाली है वो हरियाणा के अंदर है, रोपर है वो पंजाब के अंदर है, ये आलमगीरपुर जो जगह है ये यूपी के अंदर है। इस साइड में यदि आप जाओगे तो लोथल है वो गुजरात है, कोस्टल पार्ट है, धोलावीरा भी गुजरात में कोस्टल पार्ट है, और ये सुरकोटड़ा भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो इस सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट जगह है जो कि मैप के अकॉर्डिंग हमें तैयार करनी होती है। नेक्स्ट वन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोबारा से इंडस रिवर सिस्टम को दिखाया गया है। इसके अंदर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। मॉडर्न टाइम में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे थार डेजर्ट का डेवलपमेंट हो चुका है। उस समय इतनी प्रोस्पेरस सिविलाइजेशन का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज हुए होंगे और बहुत सारी ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ में चेंज हुआ होगा, तो मॉडर्न टाइम में यहाँ पर थार डेजर्ट का विकास हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट जगह जो मोहनजोदारो की है वो एकदम यहाँ पे। ठीक है। In the case of Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone blades and even baked bricks. अब जो हड़प्पन कल्चर की हमने बात की थी कि एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम पे रहने वाले लोग कुछ इस प्रकार की चीज़ों का यूज कर रहे थे जो उन सब में कॉमन थी। तो हड़प्पन कल्चर में यदि हम इस प्रकार की ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करें कि क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि हड़प्पन कल्चर में कॉमन थे, तो उसमें आपकी सील शामिल होती हैं। पहले हमने बात की कि पत्थर से स्टेटाइट नाम से एक पत्थर होता था जिससे इन सील्स को बनाया जाता था। बीड्स, जिस प्रकार की बीड्स का वो लोग गहने वगैरह में यूज़ करते थे वो कॉमन थी। साथ ही इनका वेट सिस्टम, और वेट सिस्टम ये है कि हो सकता है कुछ कीमती वस्तुओं को तोलते होंगे या अलग अलग चीज़ों को तोलने के लिए जो भी इनका मेजरमेंट और वेट सिस्टम था वो भी इन सब में कॉमन था। साथ ही स्टोन ब्लेड्स, क्योंकि उस समय अभी तक भी आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, तो टूल्स के लिए अभी भी ये स्टोन से बने हुए ब्लेड्स का यूज़ करते थे। ब्लेड्स आप देखते हो कि स्टोन के इस प्रकार से जो
पत्थर से बनाए हुए ऐसे औजार जिनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को काटने पीटने के लिए यूज किया जाता होगा, तो उनको हम ब्लेड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार के पत्थर से बने हुए ब्लेड्स का यूज़ करते थे। और साथ ही जो बैग्ड ब्रिक्स यानी जो पकी हुई ईंटें थी, वो भी इन चीज़ों में कॉमन थी। तो ईंटों के बारे में हमने पहले ही बात की थी कि जैसे ये एक ब्रिक्स होती है, तो इस ईंट का जो आपकी विड्थ है, लेंथ है और जो इसकी हाइट है, इसका जो प्रपोर्शन है वो इस सिविलाइजेशन में सभी जगह एक जैसा पाया गया है। तो ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें थी जो इस सिविलाइजेशन को एक कल्चर के रूप में एडोजनिंग करती हैं, कल्चर के रूप में इसे डेवलप करती हैं। नेक्स्ट वन, ये आप देख सकते हो, दोबारा से हम बात करें तो इस प्रकार की इस सिविलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस प्रकार के आपको सील्स मिलेंगी। और इन सील्स की सबसे बड़ी जो विशेषता हमने देखी थी वो कहते हैं कि इनके ऊपर एक एनिमल मोटिव मिलेगा, यानी एक एनिमल की आपको शेप मिलेगी और साथ में उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट मिलेगी। तो ये ऊपर आप देख सकते हो स्क्रिप्ट है, जिसका मीनिंग आज भी हमें नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या है, और साथ ही ये एक एनिमल शेप है। ये बीड्स, तो ये अलग अलग टाइप की बीड्स जिसके वो गहने बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ये पूरी सिविलाइजेशन में आपको अलग अलग जगह पे खुदाई की गई है, तो हर जगह पे आपको इसी प्रकार की बीड्स देखने को मिलती हैं। ये उनके वहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम के लिए वेट सिस्टम, तो देखिए छोटे से लेकर बड़े तक ये पूरा वेट सिस्टम यदि आप देखोगे तो पूरे सिविलाइजेशन में एक ही प्रकार के वेट का, जैसे मॉडर्न टाइम में हम बात करते हैं कि पूरे इंडिया में 100 ग्राम का मतलब 100 ग्राम ही होते हैं। 100 ग्राम की वैल्यू उतनी है, चाहे राजस्थान में चले जाओ तो भी 100 ग्राम उतने ही वेट का मिलेगा, आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो भी उतने ही वेट का मिलेगा, तमिलनाडु में जाओ तो भी उतने ही वेट का। तो इसी प्रकार से हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट सिटी हैं जिनकी खुदाई की गई है, तो वहाँ पर जो वेट सिस्टम अवेलेबल है, उस वेट सिस्टम की वैल्यू है वो सब जगह पे सेम है। ये स्टोन से बने हुए फ्लैग्स, क्योंकि उस समय वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, तो इस प्रकार से पत्थरों से इस प्रकार के फ्लैग्स का निर्माण किया जाता था। हो सकता है इनका यूज़ वो शिकार के लिए करते हों, या एनिमल्स को मारने के बाद उनकी जो स्किन होती है उसको हटाने के लिए करते हों, या फसलों की कटाई के लिए करते हों, जो भी इसका यूटिलाइजेशन हो, तो स्टोन से बने हुए इस प्रकार के टूल्स का वो लोग यूज़ करते थे। ये जो ब्रिक्स हैं जो पकी हुई, आप देख सकते हो ये ब्रिक्स हैं, इनको पकाया गया है, कि कच्ची ईंटें नहीं है, मड ब्रिक्स नहीं है, ये पकी हुई ब्रिक्स हैं। तो इन ब्रिक्स में हर जगह पे यदि आप देखोगे तो ये जो इसकी लंबाई, ये उसकी जो चौड़ाई जो विड्थ बोलते हैं, और ये इसकी जो हाइट है, इसका अनुपात सब जगह पे एक जैसा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि इन ब्रिक्स को एक ही जगह पे बनाया जाता था और उसके बाद इनको सब अलग अलग जगह पे इनको यूटिलाइज किया जाता होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन ब्रिक्स की लेंथ है, विड्थ है और हाइट था, वो सब जगह हर प्रकार की सिटी में, चाहे आप गुजरात में धोलावीरा में चले जाओ, लोथल में चले जाओ, या फिर पाकिस्तान में मिले हुए शहर है हड़प्पा में चले जाओ, या मोहनजोदारो में चले जाओ, या फिर आपको राजस्थान में कालीबंगा में आप चले जाओ, या फिर हरियाणा में बनवाली में चले जाओ, हर जगह की खुदाई में जो ब्रिक्स मिली है उन सब का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, तो जैसा हमने पहले बात की कि इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा में की गई थी, तो हड़प्पा के ऊपर इसका नाम रखा गया है। नेम आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, क्योंकि हड़प्पा वो शहर है जहाँ पर सबसे पहली बार इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। अब ये डेट है जिसको आपको याद रखना है, इस सिविलाइजेशन की जो डेट है वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक है, ये इसका मैच्योर फेज है। नॉर्मली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री मैच्योर, मैच्योर और आपके पोस्ट मैच्योर के अकॉर्डिंग। ये दोबारा से मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूरा इंडस वैली जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। जो मॉडर्न टाइम में यदि आप देखोगे तो इंडिया, पाकिस्तान और कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में अवेलेबल है। जो दो इम्पोर्टेंट सिटी जहाँ पर सबसे पहले खोज हुई है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट सिटी, दोनों ही सिटी हैं वो इंडस रिवर के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट वन, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन इन द सेम एरिया। तो अब देखिए हमने पहले भी बात की है कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन का जो मैच्योर टाइम है, तो कोई भी सिविलाइजेशन उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हमने, यदि आपको पता हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर पीरियड है वो उसमें कई प्रकार के हमें सिटी देखने को मिलते हैं, यानी जो मैच्योर पीरियड है वो शहरों से, अर्बन सेंटर से कनेक्टेड है। तो कोई भी सिविलाइजेशन है उसमें अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट कैसे होता है,
तो किसी भी सिविलाइजेशन में अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट तब होगा जब आसपास वहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ होगा, छोटे छोटे गाँवों का डेवलपमेंट हुआ होगा, और धीरे धीरे इन गाँवों में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इतना होने लग गया होगा कि अब इन विलेजेस के पास क्या हो गया होगा, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया होगा। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन उसको बोलते हैं जब अब किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले लोग अपनी डे टू डे लाइफ की नीड्स को पूरा करने के बाद भी उनके पास जो बच जाता है वो उनका सरप्लस प्रोडक्शन है। अब ये सरप्लस प्रोडक्शन है वो क्या किया जाएगा, शहरों की साइड में सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि शहर में रहने वाले कोई भी लोग हैं वो अपने खाने से रिलेटेड सामानों का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे आप भी आज लोग यदि शहरों में रहते हो, आप किसी भी शहर में चाहे दिल्ली, मुंबई या किसी भी प्रकार के छोटे कस्बे में यदि आप रहते हो, तो आपके डे टू डे की नीड्स की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी आपकी पेरीफेरी में जितने भी विलेजेस हैं, जो भी रूरल पार्ट है वहाँ से फुलफिल की जाती हैं। चाहे आपको डे टू डे बेस पे मिल्क की ज़रूरत पड़ती हो, व्हीट की ज़रूरत पड़ती हो, वेजिटेबल्स की ज़रूरत हो या फ्रूट्स की ज़रूरत हो, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर में इंडल्ज करते हैं, यानी या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में उनको जॉब करनी होती है या फिर वो सर्विस रेंडर करते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर का काम है वो गाँव में रहने वाले लोग करते हैं। अब गाँव में रहने वाले लोगों के पास जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो वो शहरों की तरफ अपनी सप्लाई को मूव ऑन करेंगे, जिससे कि शहरों का डेवलपमेंट होगा। तो कभी भी किसी टाइप की यदि सिटी का डेवलपमेंट कहीं भी हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे उस सिटी के चारों तरफ इस प्रकार के विलेजेज या रूरल पार्ट अवेलेबल है जो कि सरप्लस प्रोडक्शन कर रहा है। तो इस सिविलाइजेशन में भी हम देखते हैं कि शुरुआत में जब यहाँ पे छोटे छोटे इस प्रकार के गाँवों का डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो उस फेज को इस सिविलाइजेशन में बोला गया है अर्ली हड़प्पन। ठीक है, अर्ली हड़प्पन के बाद जब यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होने के बाद मेच्योर टाइम में जब यहाँ पे सिटी अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हो गया, शहरों का विकास हो गया, तो उसको बोला गया है मेच्योर हड़प्पन। और एक मेच्योरिटी के बाद हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है कि ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे अपनी डिक्लाइनिंग पोजीशन की तरफ चली जाती है, तो उसको यहाँ पे बोला गया है लेटर हड़प्पन। तो इस प्रकार से इस सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन। जो हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है ये हमारा है मेच्योर हड़प्पन के ऊपर, जब इस सिविलाइजेशन का शहरों में डेवलपमेंट हो रहा था। देयर वर सेवरल आर्कोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन। की मेच्योर हड़प्पन से पहले भी इस पूरे इलाके में यदि हम देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की कल्चर्स वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि वहाँ पर जैसे राजस्थान में एक गणेश और जोधपुरा नाम से कल्चर डेवलप हो रही थी। पाकिस्तान का जो पार्ट था वहाँ पर आमरी के नाम से कल्चर डेवलपमेंट हो रही थी। इसी प्रकार से बनास और जो रिवर है उसके आसपास एक अलग कल्चर डेवलप हो रही थी। राजस्थान में जो खेतरी रीजन है वहाँ पे एक अलग कल्चर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि मेच्योर हड़प्पन से पहले भी वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे इस प्रकार के एविडेंस मिले हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में हमें कई प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, इसलिए उनको अर्ली हड़प्पन बोला जाता है। क्योंकि उस सिस्टम में ये कल्चर का डेवलपमेंट नहीं है कि उन सारी जगह पे ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की ब्रिक्स का यूज किया गया है, एक ही टाइप के वेट का यूज किया गया है, एक ही टाइप की सील्स का वो यूज करते थे। वहाँ पर उनके बर्तन जो मिले हैं जिस प्रकार की ईंटों का वो यूज करते थे, जैसे वो घर बनाते थे, तो उनमें कोई समानता नहीं है, तो इसलिए उसको अर्ली हड़प्पन बोला गया है। लेकिन उस अर्ली हड़प्पन के ये जो पूरे सिस्टम जो डेवलप हुआ तो उस सिस्टम में धीरे धीरे प्रोडक्शन इतना बढ़ता चला गया जिसके कारण सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद एक मेच्योर सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है जिसका विकास शहरों में हुआ है। और शहरों में रहने वाली ये सिविलाइजेशन है वो एक डिस्टिंक्टिव टाइप की पोइट्री को यूज कर रही थी। ठीक है, तो ये जो अर्ली हड़प्पन में भी यदि हम देखें तो अर्ली हड़प्पन में डिस्टिंक्टिव पोइट्री यानी अलग अलग प्रकार के बर्तनों का वो यूज करते थे। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे साक्ष्य मिले हैं। पेस्टोलिज्म का काम करते थे यानी वो एनिमल रियरिंग का काम करते थे, और साथ ही वो कुछ क्राफ्ट का काम भी कर रहे थे। तो देख रहे हो कि जो अर्ली हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन में ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अर्ली हड़प्पन में जो पोट्री है वो डिस्टिंक्टिव पोट्री है, लेकिन मेच्योर हड़प्पन में एक ही टाइप की पोट्री आपको देखने को मिलेगी। मेच्योर हड़प्पन में आपको शहरी जीवन देखने को मिलेगा, लेकिन अर्ली हड़प्पन में लोगों का लाइफ है वो एग्रीकल्चर और पेस्टोलिज्म से जुड़ा हुआ है। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल। अर्ली हड़प्पन में जो सेटलमेंट्स यानी उनके जो रहने के जो घर वगैरह थे वो छोटे थे, लेकिन मेच्योर हड़प्पन में आप देखोगे तो जैसे मॉडर्न टाइम के बड़े बड़े शहर हैं उस प्रकार के शहर आपको देखने को मिलेंगे। एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग। साथ ही अर्ली हड़प्पन में जो
कि अर्ली हड़प्पन को हम एसोसिएट करते हैं गाँव से, तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई लार्ज बिल्डिंग भी हमें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन मेच्योर फेज में जब आप हड़प्पा में देखोगे तो आपको इस प्रकार की बहुत सारी विशाल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अर्ली हड़प्पन जो गाँव का फेज था, मेच्योर हड़प्पन एक शहरों का फेज था। ये अर्ली हड़प्पन की कुछ अलग अलग टाइप की पोट्री वहाँ पे देखने को मिलती है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हड़प्पा से रिलेटेड आपकी पोट्री है। ये अर्ली हड़प्पन के देखिए छोटे छोटे सेटलमेंट से छोटे छोटे घर बने हुए हैं। लेकिन मेच्योर टाइप पे आप जाओगे तो आपको इतने छोटे घर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े लार्ज बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। ये अर्ली फेज की एक साइट का पिक्चर है। ये देखिए अर्ली फेज की साइट है, वो केवल इतनी ही दूर में उसका एक्सप्रेशन किया गया है, इतने ही इलाके में वो पूरी साइट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization. और आर्कियोलॉजिस्ट को कई बार ये भी लगता है कि जो अर्ली हड़प्पन फेज था, जो मेच्योर हड़प्पन फेज है, उसके बीच में एक ब्रेक है, मतलब उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। पहले अर्ली हड़प्पन का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हमें कुछ भी इस प्रकार के एविडेंस नहीं मिलते हैं, और उसके बाद अचानक से हमारे पास शहरी लाइफ से रिलेटेड इस प्रकार के एविडेंस आने लगते हैं, तो जिससे हमें लगता है कि वहाँ पे उनके बीच में एक ब्रेक हुआ है। साथ ही उसका रीज़न यही माना जाता है कि हमें उस समय कई सारे सिविलाइजेशन से कई सारी जगह पे, स्पेशली जो कालीबंगा है, वहाँ से इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे बड़ी संख्या में लार्ज स्केल में बर्निंग हुई है सम साइट्स, यानी कई सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर जलने वगैरह की घटनाएं हुई हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो सर्टेन सेटलमेंट्स थे उनको वहाँ पे पहले वो सर्टेन सेटलमेंट्स वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए, और उसके बाद वहाँ पे जो नेक्स्ट फेज है, उस नेक्स्ट फेज में वहाँ पर शहरों का विकास हुआ है। दी हड़प्पन एंड द एविडेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, कोई कुछ इस प्रकार की साइट्स हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में हमें जलने के साक्ष्य मिले हैं, एज वेल एज दी अबेंडमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट। साथ ही जो अर्ली हड़प्पन के कुछ सेटलमेंट्स हैं उनके विनाश के साक्ष्य भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कालीबंगा से रिलेटेड एक पिक्चर है, तो इस साइट्स में हमें बहुत सारे इस प्रकार की पिक्चर्स मिली हैं जिसमें ये पता चलता है कि इस साइट्स में बर्निंग की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे कि ये साइट पूरी तरह समाप्त हो गई होगी। ये अर्ली हड़प्पन से रिलेटेड एक साइट है। दी हड़प्पन, अब ये कि हड़प्पा के लोग थे, उनका सब्सटेंशियल रिसोर्सेज क्या था, किस प्रकार का उनका खान पान था, इसके बारे में पता लगाना है। तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के बारे में आज से मतलब इतने पुराने टाइम में वो लोग क्या खाते थे, क्या क्या कुछ था, तो उसके बारे में किस प्रकार से हमें पता लगता होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिनसे उन्होंने ये पता लगाया कि किस प्रकार का खाना पीना उनका रहता होगा। और खान पान से रिलेटेड चीज़ों से हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस किस प्रकार की चीज़ों का वो प्रोडक्शन करते थे। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर साइट पे हमें फिश से रिलेटेड बोन्स मिली हैं, तो हम इजीली इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फिश है वो उनके खाने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहा होगा। किसी पर्टिकुलर साइट से यदि हमें कैटल से रिलेटेड बोन्स मिली हैं, तो हमें ये एविडेंस मिल सकता है कि वो लोग कैटल रियरिंग के बारे में जानते थे, और कैटल रियरिंग के बारे में जानते थे तो मतलब जो एनिमल दो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो उनके खाने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहा होगा। तो इसी से जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये पता लगाया कि वो किस प्रकार का उनका खाना पीना रहा होगा। सो दी हड़प्पन एड्स ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। हड़प्पन लोग हैं वो अपने खाने में कई प्रकार के वेजिटेरियन और एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग फिश। फिश भी उनके खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, अब हड़प्पन साइट्स में कौन कौन प्रकार के ग्रेन्स पाए गए हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वीट वहाँ से मिला है, बार्ली वहाँ से मिला है, लेंटेल वहाँ से मिला है, चिकपिया वहाँ से मिला है, और सीसम वहाँ से मिला है। साथ ही मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम दी साइट्स इन गुजरात, जो गुजरात की कुछ साइट्स हैं वहाँ पर हमें मोटे अनाज भी मिले हैं। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर, अब ये बात मान लीजिएगा कहीं भी राइस के ऊपर टिक मत कर देना एमसीक्यू में। चावल के बारे में वो लोग लगभग ना के बराबर जानते थे, क्योंकि फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। चावल से रिलेटेड जो साक्ष्य हैं वो लगभग ना के बराबर है। ठीक है। एनिमल बोन्स, जो हड़प्पा साइट्स में जो एनिमल्स की बोन्स मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किस किस प्रकार के एनिमल्स उनके फूड का सोर्स था, तो उसमें इंक्लूड हैं कैटल, सीप, गोट, बफेलो एंड पिग। स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, दोबारा से इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका एमसीक्यू के लिए।
तो यहाँ पे जितने भी जो एनिमल्स की जो बोन्स वगैरह मिली हैं, इनकी जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है आर्कियोजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे जो भी अध्ययन किया है, जो भी स्टडी किया है, उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, यानी कैटल, सीप, गोट, बफेलो और पिग हैं, इन एनिमल्स का डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, इनको पाला जाता था, जिस प्रकार से हम मॉडर्न टाइम में इनको डोमेस्टिकेट करते हैं। ये कोई वाइल्ड एनिमल्स नहीं थे, बल्कि इनको उन लोगों ने डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था, इन एनिमल्स को उन्होंने पालतू बना लिया था। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं भी डॉग का नाम नहीं आया, तो आप एमसीक्यू में आए तो डॉग का नाम मत डाल देना, भले ही डॉग को डोमेस्टिकेट किया गया हो, ह्यूमन बीइंग पुराने टाइम से जानते हो, लेकिन हमारी बुक में उसका नाम नहीं है, तो उसको नहीं करना। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की लिस्ट में जिसका नाम है वो है कैटल, सीप, गोट, बफेलो एंड पिग। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स की लिस्ट है जिसके बारे में आर्कियोजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया अपनी स्टडी में कि दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। अब कुछ ऐसे बोन्स भी मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स को भी वो लोग जानते थे। अब कौन सी वाइल्ड एनिमल्स की हमें बोन्स मिली हैं वो देख लीजिए। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज बोर, डीर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। तो ये 3 इस प्रकार के एनिमल्स का नाम भी दिया गया है जिसके बारे में हमें इनकी बोन्स मिली हैं, जो कि वाइल्ड एनिमल्स उस समय थे। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। साथ ही यहाँ पे फिश और फाउल की जो बोन्स है वो भी हमें मिली हैं। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि देखिए बोन्स तो हमें इतनी ही मिली हैं और इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है, लेकिन अब वो लोग बुल के बारे में भी जानते थे, लेकिन इस लिस्ट में बुल का कहीं भी नाम नहीं है। अब ये कैसे पता चला कि हमें वो लोग बुल के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि उनके सील्स के ऊपर कई जगह पे बुल की शेप बनी हुई है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यदि आपने देखा होगा, उसको जानते होगे, तभी तो आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। तो हमें भले ही उसकी इस प्रकार की बोन्स वहाँ से अवेलेबल नहीं है, इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो उनकी बहुत सारी पिक्चर्स अच्छी हैं जिसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे एलिफेंट की भी पिक्चर वहाँ पे बनी हुई है और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर की पिक्चर भी वहाँ पे मिलेगी आपको उन सील्स के ऊपर, लेकिन उनकी बोन्स हमें यहाँ से अवेलेबल नहीं हुई है अभी तक। ठीक है। ये मान सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की जो मेन सोर्स है खाने का वो इस प्रकार से रहा होगा। ये जो इंडिया का जो नेशनल म्यूजियम है जो दिल्ली में अवेलेबल है, वहाँ पे हड़प्पा की साइट को यदि आप विजिट करोगे तो ये पिक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे दिखाया गया कि हड़प्पन लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग इस प्रकार का खाना खाते होंगे। तो इट इज़ लुकिंग डिलीशियस फूड। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये मानी जाती है कि वहाँ के लोग थे, ये इस प्रकार के तिल के बने लड्डू या जो मल्टीग्रेन लड्डू थे वो बहुत पसंद करते थे। जैसा हमने बात तो की कि वो वीट के बारे में जानते थे, जौ के बारे में दो लोग जानते थे, जो अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं उनके बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन थी। ये जो ब्लैक जो काबुली चना या जो काला चना जो आप बोलते हो उसके बारे में भी वो लोग जानते थे। तिल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी जो वो लोग जानते थे। अभी भी यदि पिक्चर से भी याद करना चाहो तो वीट, ये जो आपका लेंटिल, दालें, और ये आपका काला चना, और ये आपके तिल। एनिमल्स की बात करें तो कैटल के बारे में वो लोग जानते थे, बफेलो के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन थी, सीप के बारे में वो लोग जानते थे, पिग के बारे में वो लोग जानते थे। और ये ऐसे एनिमल्स थे जो डोमेस्टिकेटेड करते थे, पिग, सीप, बफेलो एंड कैटल्स। अब हम बात करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की, तो बोर के बारे में, ये जो जंगली सुअर होता है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी, डीर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी, और घड़ियाल के बारे में वो लोग जानते थे। ये जू आर्कियोलॉजिस्ट या जिनको जो वहाँ से मिली हुई बोन्स हैं उन बोन्स के बारे में अध्ययन करके पता लगाते हैं कि ये बोन्स किसकी हैं, इन बोन्स में क्या क्या डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार का जो स्टडी करते हैं उनको जू आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। Representations on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was also known। तो यहाँ पे भले ही हमें बुल से रिलेटेड इस प्रकार के बोन्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो सील्स है, जैसे हमने पीछे भी देखा कि सील्स के ऊपर बुल की शेप बनी हुई है, इसी प्रकार से टेराकोटा से बने हुए वहाँ पर इस प्रकार के मॉडल मिले हैं
जो टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां हैं या टेराकोटा से बने हुए जो बच्चों के खिलौने हैं वो इंडिकेट करते हैं कि बुल के बारे में भी वो लोग जानते थे। एंड आर्कोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वाज यूज फॉर प्लोइंग। अब आर्कोलॉजिस्ट ने फिर इससे ये अनुमान भी लगा लिया कि जो वो लोग बुल के बारे में जानते थे तो इसका मतलब वो लोग हल के बारे में भी जानते थे, जिससे कि वो खेत के अंदर उसका यूज करते होंगे। ठीक है, क्योंकि बैल का इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूटिलाइजेशन आज भी मॉडर्न टाइम में इंडिया के बहुत सारे जो गांव हैं वहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर बैलों से खेतों की जुताई की जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंपल सा, क्योंकि आर्कियोलॉजी में हम यही काम करते हैं कि मॉडर्न टाइम में जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं तो पास्ट में मिली हुई जो चीज़ें होती हैं तो उसके बारे में यदि हमें अनुमान लगाना हो तो हम मॉडर्न टाइम से उसको कंपेयर करते हैं। तो मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि बुल है वो आपके खेती के अंदर हल जोतने का काम आता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आराम से इसका एक अनुमान लगा लिया कि बुल के बारे में यदि वो लोग जानते थे तो यानी कि वो उससे हल के बारे में भी वो लोग जानते थे और उससे वो खेती किया करते होंगे। Moreover, terracotta models of the plough have been found at sites in चोलिस्तान एंड एट बनवाली। और साथ ही जो चोलिस्तान जो पंजाब में पाकिस्तान में एक जगह है और बनवाली जो कि हरियाणा में एक जगह है, इन दो जगह से हमें टेराकोटा के मॉडल मिले हैं, टेराकोटा के इस प्रकार के खिलौने मिले हैं जिसमें कि प्लो यानी हल है वो बना हुआ है। चलो देख लेते हैं किस प्रकार के मिले हैं। ये तो वो सील की बात हम कर रहे थे कि इस प्रकार हड़प्पन सील्स के ऊपर बुल की आकृति हमें देखने को मिलती है एनिमल मोटिव के रूप में। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग बैल के बारे में जानते थे। ये देखिए अलग अलग प्रकार की यहाँ के जो पोट्री है उसके ऊपर भी ये बुल की शेप बनी हुई है। ये बुल शेप वहाँ पे देख सकते हो आप, जो उनकी सील थी उसके ऊपर बनी हुई है। तो इससे हमें क्लियरली एविडेंस मिलते हैं कि वो लोग बुल के बारे में जानते थे। ये जो टेराकोटा के रूप में जो शेप, टेराकोटा के जो खिलौने वगैरह होते हैं, टेराकोटा के जो स्कल्पचर्स होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, तो यहाँ भी इस प्रकार की बुल से रिलेटेड एक स्कल्पचर हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग बुल के बारे में जानते थे। ये टेराकोटा का एक और मॉडल जिसमें कि आगे दो बच्चों का खिलौना है, ये जिसमें आगे दो बुल जुड़े हुए हैं और पीछे बच्चों की एक गाड़ी जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये एक और इंडिकेट भी देता है कि बुल है वो बुलक कार्ट के रूप में भी यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो ये खिलौने ये हमें इंपॉर्टेंट एविडेंस देते हैं कि आगे मॉडर्न टाइम में भी आप देखोगे तो गांव में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि आगे दो बैल, प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों में आपने देखा होगा कि आगे दो बैल जुते हुए हैं और पीछे जो बैलगाड़ी होती है। तो इस प्रकार से इस खिलौने से हमें ये एविडेंस मिल जाता है कि इस प्रकार से जो बैल होते थे उनका बैलगाड़ी में बुलक कार्ट के रूप में भी यूज किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ ए प्लॉड फील्ड एट कालीबंगा। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने जब अपनी खुदाई की है तो उन्हें राजस्थान में जो कालीबंगा है वहाँ से एक जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है एसोसिएटेड विद दी अर्ली हड़प्पन साइट लेवल्स। जैसा कि मैंने पहले ही बात की थी, जो कालीबंगा जो जगह है वो अर्ली हड़प्पन साइट से अवेलेबल है, यानी मेच्योर हड़प्पा का लेवल नहीं है। अर्ली हड़प्पन, जब हड़प्पन संस्कृति गांव में शुरुआत हो रही थी, उस समय का साइट है। तो कालीबंगा से आर्कियोलॉजिस्ट को ये साक्ष्य मिलता है, एक जूते हुए खेत का साक्ष्य आर्कियोलॉजिस्ट को कालीबंगा से मिला है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान में कालीबंगा है जहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उनको जूते हुए खेत का प्लॉड फील्ड का एक साक्ष्य मिला है। अब यहाँ पे जो खेत है वो किस प्रकार का है। द फील्ड हैज टू सेट ऑफ फैरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब जो फील्ड है उसमें टू सेट ऑफ फैरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब फील्ड में इस प्रकार से जुताई की गई है। तो इससे क्या लग, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इट्स सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। तो इससे हमें ये सजेशन मिलता है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि वो लोग एक ही खेत में एक ही टाइम पे दो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को उगाते थे। ठीक है, एमसीक्यू के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई हैं आपको यहाँ पे कि आर्कोलॉजिस्ट को जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं, जो एविडेंस ऑफ ए प्लॉड फील्ड है, वो कालीबंगा राजस्थान से मिला हुआ है, जो कि एक अर्ली हड़प्पन लेवल से रिलेटेड एक साइट है। साथ ही यहाँ पे जो फील्ड है उस फील्ड में टू सेट ऑफ फैरो एट राइट एंगल्स ईच अदर मिले हैं, जिससे ये सजेशन मिलता है कि दे यूज द टू डिफरेंट क्रॉप्स फॉर ग्राउंड टुगेदर, कि दो अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साथ वहां पे उगाया जाता था। ये देखिए कि यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है कि ये यहाँ पे एक फसल जैसे ये उगाई जा रही है सीधी, ठीक है। दूसरा ये माना गया कि दूसरी फसल इस प्रकार से उगाई जा रही थी।
मॉडर्न टाइम में भी जब हम जिसको यदि आप इसको हम मॉडर्न टाइम में बोलते हैं मिक्स एग्रीकल्चर, जहाँ पे खेत में हम अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को मिक्स करके उगाते हैं। तो ये इस प्रकार का साक्ष्य हमें आपको कालीबंगा में देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक हल्का निशान है और एक हल्की लाइन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी हल्की लाइन इस प्रकार से जा रही है, ये देखिए लाइन से इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें एविडेंस मिलता है कि वो लोग एक ही टाइम में दो अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाते थे। ये देखिए कि एक फसल ऐसे उगाई जा रही है और इसी के बीच में एक दूसरी फसल ऐसे उगाई जा रही है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स आर देयर विच सजेस्ट दैट कि वो एक ही टाइम में दे आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स एट वन टाइम। Traces of canals have been found at the Harappan site of Sortugai in Afghanistan. Water reserves found in धोलावीरा। अब ये लोग फसल उगा रहे थे तो फसल में आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ एरीगेशन के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त किया होगा। तो इससे रिलेटेड जो दो एविडेंस है वो हमारे पास है। सोरतुगई के बारे में हमने पहले भी मैप के टाइम डिस्कस किया था कि सोरतुगई वो अफगानिस्तान में एक साइट है हड़प्पा की। तो वहाँ पे हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं, कैनाल्स के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही गुजरात में जो धोलावीरा साइट है वहाँ पे हमें एक वाटर रिजर्व का साक्ष्य मिला है। वाटर रिजर्व मतलब कि रेनफॉल का जो पानी है उसको उस समय कलेक्ट किया जाता होगा और बाद में जब पर्टिकुलर टाइम पे जब समर टाइम होता होगा या कोई और टाइम होता होगा जब एरीगेशन के लिए यूटिलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो उस वाटर रिजर्व से वाटर को वो लोग यूटिलाइज करते होंगे। ये देखिए ये आपका धोलावीरा का वाटर रिजर्व है जहाँ पर इस प्रकार से पानी को कलेक्ट किया जाता था। ये मॉडर्न टाइम में भी वहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, ठीक है, ये धोलावीरा गुजरात में है। तो यहाँ पे आसपास के इलाकों से आज भी आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार के आपको वाटर रिजर्व मिल जाते हैं जिनको हम पौंड के रूप में, तालाब के रूप में या गांव में जोहड़ के रूप में जानते हैं, जहाँ पर रेनफॉल के टाइम है वो पानी आगे कलेक्ट हो जाता है और उसमें गाँव में जितने भी कैटल्स वगैरह होती हैं, बफेलोज होती हैं, वो सारे उसमें आराम से गर्मियों में बाथिंग वाथिंग का काम चलता है, उनका नहाने धोने का काम। और साथ ही यदि छोटे बच्चे हो तो वो भी उसमें बहुत खेल कूद मचाते हैं। तो ये गाँव का एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो इस साइट में उस समय इस प्रकार से वाटर रिजर्व वहाँ पे बनाया गया था। ये आपके धोलावीरा के अंदर गुजरात के अंदर ये साइट अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इंडिकेशन देते हैं कि वो लोग एग्रीकल्चर के लिए पानी को कलेक्ट करते थे। एग्रीकल्चर के लिए मतलब उनको इरिगेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज थी और इरिगेशन फैसिलिटी का वो लोग यूटिलाइज करते थे। हमें इससे ये पता चलता है। दूसरी चीज इससे इनडायरेक्टली यदि आप देखोगे तो इस प्रकार से वाटर रिजर्व बनाया गया है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो लोग डैम्स के बारे में भी उनके पास नॉलेज थी। वो इस प्रकार से नदियों के ऊपर बांध भी बनाते होंगे। ये देखिए वाटर रिजर्व जो धोलावीरा का है, आराम से आप देख सकते हो कि इसमें उन्होंने बाकायदा इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ तक बनाई हुई हैं, स्टेयर केसेस। ठीक है, ये धोलावीरा का वाटर रिजर्व। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसके अंदर जाने के लिए उन्होंने स्टेयर केसेस बना रखे हैं। साथ ही यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इस वाटर को उन्होंने कहीं ना कहीं चैनलाइज भी किया हुआ है जिसको कि इरिगेशन के लिए वो लोग यूटिलाइज करते होंगे। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. अब ये एमसीक्यू में आए कि व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मेच्योर हड़प्पन टाइम में हमने पहले भी बात की थी कि अर्ली हड़प्पन जो फेज है वो ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है, लेकिन जो मेच्योर हड़प्पन है वो साइड पूरी की पूरी शहरों से डेवलपमेंट है। तो इसलिए जो सबसे यूनिक फीचर है इस सिविलाइजेशन की वो है डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर्स। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पहली सिटी हैं, फर्स्ट अर्बन सेंटर्स हैं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन की जो सबसे यूनिक फीचर मानी जाती है वो है उनका डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर्स। आज से 3000 साल पहले उन्होंने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की और धीरे धीरे आते आते उन्होंने इस प्रकार के शहरों का विकास किया। ऑल्दो मोहनजोदारो इज मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। यद्यपि सिविलाइजेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जानी मानी साइट है वो मोहनजोदारो है, लेकिन जिस साइट पे सबसे पहले सिविलाइजेशन को खोज की गई थी वो है आपकी हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है।
अब यदि हड़प्पा से रिलेटेड आपको कहानी पता हो तो पाकिस्तान के अंदर उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम जो रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया जा रहा था, मुल्तान से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन में आप देखते हो मॉडर्न टाइम में कि जो रेल की जो दोनों पटरियां होती हैं उनके बीच में पत्थरों की गिट्टियां डाली जाती हैं। तो उस समय उनको आसपास वहाँ पे पत्थर तो अवेलेबल थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा की साइड से जो ब्रिक्स होती थी उन ब्रिक्स को उठाया और रेलवे लाइन में डाल दिया, जिसके कारण हड़प्पा से के ज़्यादातर जो मोनूमेंट्स हैं वो सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो सबसे पहली खोज जो इस साइट्स की हुई तो हड़प्पा में हुई थी। लेकिन जो ज़्यादातर जो एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे ज़्यादा काम किया है, वो साइट है उनकी मोहनजोदारो। ये आपकी देखिए इंडस रिवर साफ साफ आपको दिखाई दे रही है, तो इंडस रिवर के पास ही दोनों सिविलाइजेशन थी। ये हड़प्पा है और ये आपकी मोहनजोदारो है। तो हड़प्पा ये लाहौर के पास है, तो यहाँ पर मुल्तान से लाहौर के बीच में जो रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया जा रहा था ब्रिटिश के टाइम, उस समय हड़प्पा के मोनूमेंट्स की सारी ब्रिक्स को निकाल कर इस रेलवे लाइन में यूटिलाइज कर लिया गया। इसलिए यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदारो से हमें बहुत सारे साक्ष्य सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिलते हैं। मोहनजोदारो, ये देखिए यहाँ पर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काफ़ी दूर इलाके में फैली हुई शहर है। अब यहाँ पे जो इस सिविलाइजेशन के जितने भी सेटलमेंट है, यानी जो भी शहर आपको मिले हैं, वो शहर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो सेक्शंस में डिवाइड है। वन स्मॉलर बट हायर, जो एक सेक्शन है यानी एक जो पार्ट है वो छोटा है लेकिन वो एक हाइट के ऊपर बना हुआ है, एक ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। एंड दी अदर मच लार्जर बट लोअर, और जो दूसरा पार्ट है वो काफ़ी विशाल है छोट पहले के कंपैरिजन में, लेकिन वो लोअर सेक्शन में बना हुआ है, नीचाई के ऊपर बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेटेड दीज एट द कैथेड्रल एंड द लोअर टाउन रेस्पेक्टिवली, और आर्कियोलॉजिस्ट ने हर शहर में आपको इस प्रकार का दो सेक्शन मिलेंगे, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन दोनों सेक्शन को जो नाम दिया, जो छोटा पार्ट जो कि ऊंचाई के ऊपर बना हुआ उसे उन्होंने कैथेड्रल बोला है, और जो लोअर टाउन जो नीचाई नीचे के सेक्शन में बना हुआ जो बड़ा पार्ट है उसको उन्होंने लोअर टाउन का नाम दिया है, क्योंकि वो लोअर लेवल पे बना हुआ है। अब देखिए उस समय ज़्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट का काम था वो ब्रिटिशर्स के निर्देशन में किया जाता था, तो वहाँ पे जो किले वगैरह होते हैं उनको कैथेड्रल बोला जाता है, कैथेड्रल टाउन्स बोलते हैं वो लोग। तो जो अपर पार्ट के अंदर जो छोटा सा सेक्शन उनको मिला, वो उसके बारे में उन्होंने ये माना है कि ये किलेबंद यानी किसी राजा या रानी के रहने की जगह है, तो उसको सेफ्टी के लिए एक हाइट के ऊपर बनाया गया है, तो इसलिए उन्होंने उसे कैथेड्रल का नाम दिया। और लोअर पार्ट के बारे में उनका माना था कि ये कॉमन लोग होते हैं उनके रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए ये इसकी जो संरचना वो विशाल है, और ये निचाई के ऊपर बना हुआ है, इसलिए उन्होंने उसे लोअर टाउन का नाम दिया है। अब इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो राजाओं का स्थान कौन सा है, राजस्थान, और राजस्थान इंडिया के मैप में किस साइड में है, वेस्टर्न साइड में। तो इस सिविलाइजेशन के जितने भी शहरों को देखोगे तो जो कैथेड्रल है वो वेस्टर्न साइड में बना हुआ है, और जो लोअर टाउन है वो उसके अपोजिट साइड में बना हुआ है। यानी जो कैथेड्रल जिसको कि एक हाइट के ऊपर एक पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ऊंचाई देने के लिए, और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनूमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वस्तुएं बनाई गई। तो इसकी जो डायरेक्शन है उस शहर में वो वेस्टर्न साइड है, और लोअर टाउन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए हाइट वाला पार्ट जिसको हमने कैथेड्रल का पार्ट बोला है, ये एक हाइट के ऊपर बना हुआ पार्ट है, ये देखिए, और ये लोअर टाउन है। तो लोअर टाउन के कंपेरिजन में इसकी हाइट ज़्यादा है। पहले ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर ये अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग्स को वहाँ पे तैयार किया गया हुआ। The cathedral owns its heights to be fact that buildings were constructed on a mud brick platform। कैथेड्रल की जो हाइट है वो इसकी कैसे बनी होगी, इतनी हाइट के ऊपर इसे कैसे बनाया हुआ, तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले वहाँ पर जो मड ब्रिक्स हैं उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा। ये जो ब्रिक्स है वो कच्ची ईंटें थी, ठीक है, मड ब्रिक्स से इनको पकाया नहीं गया था, तो पहले इस प्रकार से मड ब्रिक्स से उनका एक प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म से वो पर्टिकुलर जगह है वो आसपास के इलाकों से ज़्यादा ऊंची हो गई, और फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई होंगी। ठीक है, समझ गए कैथेड्रल कैसे बनाया गया होगा, कि कैथेड्रल के लिए पहले वहाँ पर एक मड ब्रिक से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई, तो जिससे कि ये बाकी जो
शहर था उसके कंपैरिजन में इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, तो इसको नाम दे दिया कैथेड्रल। इट वॉज वॉल्ड, सेफ्टी के लिए इसे चारों तरफ से वॉल आउट किया गया था, इसके चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी ताकि इसको सेफ रखा जा सके, और इन्हीं दीवारों के द्वारा इसे लोअर टाउन से अलग भी रखा गया था, विच meant that it was physically separated from the lower town, और इन्हीं दीवारों के द्वारा इसे लोअर टाउन से सेपरेट भी किया गया था। द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, अब कई जगह पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जगह पे जो लोअर टाउन है उसको भी चार दीवारी से सुरक्षित किया गया है। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज द फाउंडेशंस, और कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है जो कि उस पर्टिकुलर शहर की फाउंडेशंस के रूप में काम करती होंगी। ये देखिए कि पहले ये कच्ची ईंटों का एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया हाइट देने के लिए, और उसके बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो ये तो कुछ ही बिल्डिंग्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन इस बिल्डिंग से आपको आइडिया लग सकता है कि पहले किस प्रकार से ये जो मड ब्रिक्स हैं उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, और उसके बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया। ये पूरे सिस्टम को यदि आप देखोगे तो माना जाता है कि ये जो इधर वाला पार्ट है वेस्टर्न सेक्शन में, ये उनका कैथेड्रल रहा होगा, इसको चार दीवारी के द्वारा संरक्षित किया गया होगा, और जो बाकी वाला पार्ट है ये उनका इधर से लोअर टाउन रहा होगा। ये आपके मोहनजोदड़ो की ये पूरा पिक्चर्स हैं। कंजक्शन रिपोर्टिंग मोहनजोदड़ो में ये जो हिस्टोरियंस है उनका ये मानना है कि शुरुआत में इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा। ये प्लेटफॉर्म था वो मड ब्रिक्स का, यानी जो मिट्टी की ईंटें होती हैं उनसे तैयार किया गया होगा, और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया होगा। और इस प्लेटफॉर्म के कारण ये जो पर्टिकुलर जो कैथेड्रल शहर है, जो कैथेड्रल वाला पार्ट है, वो बाकी जो लोअर टाउन के कंपेरिजन में हाइट के ऊपर रहा होगा। Once the platform were in place, all buildings actively within the city was restricted to a fixed area on the platform, so it seems that the settlement was first planned and then implemented archaeologically. अब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ के सेटलमेंट्स की इस पूरे सिविलाइजेशन में यदि आप देखोगे तो इस सेटलमेंट में जो घर बनाए गए हैं उन घरों में बहुत ही यूनिक सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया गया है। यदि आप लोगों ने कभी चंडीगढ़ को विजिट किया हो तो जो चंडीगढ़ शहर है उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने डेवलप किया है। तो नॉर्मली शहर कैसे बनते हैं कि लोग जगह परचेज करते जाते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं, या एनक्रोचमेंट करते चले जाते हैं, बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं, कोई भी प्लानिंग नहीं होती। जैसे दिल्ली को आप देख लो, दिल्ली में यदि आप पूरा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बसाया हुआ जो न्यू दिल्ली वाला इलाका है जहाँ पर हमारा प्रेसिडेंशियल हाउस है, पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वहाँ पे आपको एक प्लानिंग देखने को मिलेगी कि रोड्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। लेकिन बाकी जिन जगह पे आप पुरानी दिल्ली में यदि आप जाके देखो, या फिर दिल्ली के जो बाद के इलाके हैं वो चाहे कहीं भी आप रहते हो दिल्ली में, आपने देखा होगा तो वहाँ पे जिस प्रकार से एनक्रोचमेंट के द्वारा बिल्डिंग्स को की अपनी अपनी मर्जी से लोगों ने बिल्डिंग्स की हाइट देख ली, खड़ी कर दी अपनी मर्जी से, तो यानी उनमें कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन चंडीगढ़ में यदि आप गए हो तो चंडीगढ़ में आपको देखोगे कि सबसे बड़ी फीचर क्या है कि जितनी भी रोड्स हैं चंडीगढ़ में वो सारी वाइडन रोड्स हैं, साथ ही वो रोड्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर कनेक्ट करती हैं। साथ ही चंडीगढ़ में आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जो जिसका दरवाजा किसी मेन रोड के ऊपर ओपन होता हो। तो इस प्रकार से चंडीगढ़ को एक वेल प्लान्ड तरीके से बसाया गया है। तो कहने का मतलब है कि पहले शहर का एक पूरा नक्शा तैयार किया गया होगा, पहले शहर की एक प्लानिंग की गई होगी, और उसके बाद शहर को बसाया गया है। यही चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कि पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाए गए होंगे, और उन प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद उसके ऊपर जब बिल्डिंग्स बनाई गई हैं तो वो बिल्डिंग्स इस प्रकार से फिक्स एरिया में रेस्ट्रिकेटेड तरीके से बनाई गई हैं, जिससे ये लगता है कि द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड, कि पहले सेटलमेंट को प्लान किया गया होगा और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया गया होगा। क्योंकि यहाँ के शहरों की जब आप फीचर्स आप देखोगे तो उन फीचर्स को देखकर आपको अचंभा होगा कि आज से 3 से 4 हज़ार साल पहले लोगों ने इतनी यूनिक शहरों का डेवलपमेंट कैसे कर लिया। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर आज हम समझ सकते हैं वो यही मान सकते हैं कि पहले यहाँ पे इस पूरे सेटलमेंट में शहरों की प्लानिंग की गई है, और उस प्लानिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे घर बनाए गए हैं। ये देखिए पूरे शहर को यदि आप देखोगे तो ये इनका माना जाता है कि जो पूरा
हाइट वाला इलाका जिसको कैथेड्रल का नाम दिया गया है, ये आपका अलग से यहाँ पे, जिसको चारों तरफ दीवारों के द्वारा संरक्षित किया गया है, ये आपका कैथेड्रल हो गया। और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका लोअर टाउन है। अब इस लोअर टाउन के अंदर यदि आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए लोअर टाउन के अंदर ये बीच में एक इलाका है, तो इस लोअर टाउन से यहाँ इस साइड भी रोड्स जा रही हैं डायरेक्ट, इस साइड भी ये रोड डायरेक्ट जा रही है, इस साइड से भी एक रोड डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टिंग कर रही है, और इस साइड से भी एक रोड डायरेक्ट कनेक्टिंग कर रही है। और साथ ही इस लोअर टाउन को चारों तरफ से चार दीवारी के द्वारा भी संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ के जितने भी जो बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स को यदि आप देखोगे तो इन बिल्डिंग्स के बीच में रोड्स इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर क्रॉस कर रही हैं। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि ये शहर इस प्रकार से नहीं बने हैं कि जब जिसकी मर्जी हो उसने अपना घर बना लिया हो। इन शहरों में पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है मड ब्रिक्स से, उसके बाद यहाँ पे घर बनाने की प्लानिंग तैयार की गई होगी, और उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन शहर में ये सारे सेटलमेंट्स को बसाया गया होगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। तो आज से 4000 साल पहले के बारे में यदि हम कल्पना करके देखें कि वो लोग हमसे कितने आगे थे। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड, तो दूसरी साइड्स, दूसरे कुछ ऐसे भी चिन्ह हमें मिले हैं, दूसरे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो हमें बताते हैं कि वो प्लानिंग के द्वारा ये शहर बसाए गए हैं। उसमें इंक्लूड है ब्रिक्स, कि जैसा हमने बात की कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो पर्टिकुलर जगह गुजरात के अंदर हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, या फिर गुजरात के अंदर हो, या फिर अफगानिस्तान में हो, हर जगह पे जो शहरों में जो घर बनाए गए हैं उन घरों के अंदर जो ब्रिक्स यूज की गई है वो एक ही शेप, एक ही साइज, एक ही लेंथ की ब्रिक यूज की गई है। और वो सारी की सारी ब्रिक्स वो बेक्ड या सन ड्राइड ब्रिक्स हैं, यानी या तो उनको सूर्य की रोशनी में सुखाया गया है या फिर उनको पकाया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सारी प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। कि अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड द ब्रिक्स which whether sun dried or baked were of abstract रेशियो, एक ही टाइप का रेशियो उनका, चाहे उनकी लेंथ देखो, चाहे उनकी हाइट देखो या विड्थ देखो, where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively। तो यदि उनकी लेंथ विड्थ को यदि आप देखोगे तो 4 times and twice the height of the, तो इस प्रकार से उनका जो लंबाई यदि 4 मानोगे तो चौड़ाई उनकी 2 मानी जाएगी, और उनकी हाइट का अनुपात 1 होगा। तो इस रेशियो में ये सारी ब्रिक्स तैयार की गई हैं 4:1 के रेशियो में। ठीक है, सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट। तो प्लानिंग का ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है हमारे पास कि इसी टाइप की ब्रिक्स को ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स में यूज किया गया है। हड़प्पन सेटलमेंट के चाहे कितने भी सेटलमेंट्स हो, कितनी भी जगह हो, सभी जगह पे इसी सेम प्रोपोर्शनेट की ब्रिक को यूज किया गया है 4:1 की। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैप वर्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में मैप के अंदर यदि आप देखोगे तो देयर आर गिवन डिफरेंट साइट्स, लेकिन जो 12th क्लास की बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें केवल इतने ही मैप को तैयार करना है। एक है आपका, इस मैप में आपको केवल मैच्योर हड़प्पन साइट्स को तैयार करना है। वो है हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, बनवाली जो कि आपके हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में, बालाकोट इधर अरेबियन सी के पास, राखीगढ़ी हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में, नागेश्वर गुजरात के अंदर, लोथल गुजरात में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, चंदूहारो भी पाकिस्तान में, और कोटदीजी भी उसी साइड में है। तो चलिए 1 बाय 1 इतनी साइट्स को देखते हैं। तो आपकी बुक में जो मैप में जितनी भी दे रखी हैं वो सारी साइट्स को आपको तैयार नहीं करना है, आपको केवल ये 11 साइट्स हैं, इन्हीं को ही अपने मैप वर्क के लिए तैयार करना है। तो ये लीजिए एक बार हम सबको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो पंजाब का जो बॉर्डर है, यहाँ पे जहाँ पे लाहौर होता है उसके पास में हड़प्पा है, यानी हड़प्पा पाकिस्तान में एकदम अलग से आपको दिखाई दे जाएगा, अपर साइड में पंजाब की साइड लगा हुआ, J&K की साइड में। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे राजस्थान के एकदम टिप के साथ यदि सटा हुआ आपको दिखाई दे तो कोटदीजी है, और उसी के पैरेलल डिस्टेंस के ऊपर है तो मोहनजोदड़ो है, और उसके नीचे देखोगे तो ये आपके पाकिस्तान के अंदर
इससे जस्ट नीचे गुजरात के ऊपर दिखाई दे तो चंदूहारो है। ये गुजरात की इस पोर्ट के ऊपर, कोस्टल पार्ट के ऊपर दिखाई धोलावीरा। इस टिप के ऊपर दिखाई दे, देखो गुजरात वाली जो टिप ऐसे करके यो बनती है टिप, तो इस टिप के ऊपर दिखाई दे तो वो आपका हो गया नागेश्वर। और यहाँ पे जो एक फनल बनी हुई है, खाड़ी बनी हुई है, यहाँ पर आपका है लोथल। राजस्थान में केवल एक ही साइट है, तो राजस्थान में कहीं भी निशान बना हुआ है आपके लिए कोई हड़प्पन साइट का, तो वो सिंपल से होगा आपका कालीबंगा। ठीक है। हरियाणा में भी एक ही साइट है जो आपकी होगी बनवाली, और एक ही साइट आपकी पंजाब के अंदर इन्होंने दे रखी है राखीगढ़ी। और इसको अलग से देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, इसी के पहले कोटदीजी, फिर यहाँ पे ये चंदूहारो, और ये पोर्ट सिटी के रूप में एक बालाकोट पाकिस्तान में, फिर ये धोलावीरा, फिर यहाँ पे नागेश्वर, फिर लोथल, राजस्थान में कालीबंगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ये दोनों साइड्स ही हरियाणा में मानी जाती हैं, तो इन दोनों साइड्स में यदि आप देखोगे, एक राजस्थान के बॉर्डर हरियाणा में मानी जाती है, एक राजस्थान के एकदम बॉर्डर के ऊपर है, वो आपकी बनवाली है, और एक इस साइड में दिखाई देगी तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है। ये हरियाणा का बॉर्डर जो यूँ हो कि यूँ आ रहा है इस टाइप से, ये बीच में दिल्ली आ गई यहाँ पे। ठीक है। और अलग से देखते हैं, चलो दोबारा। ये इंडिया का मैप है इस प्रकार से। तो यहाँ पे मेन साइट मेहरगढ़ है, वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हड़प्पा, उसके नीचे की साइड में राजस्थान के पहले देखोगे तो मोहनजोदारो, और इस साइड में ये स्टिप के ऊपर आपका लोथल है। नेक्स्ट वन अगेन, राजस्थान की एक ही साइट है कालीबंगा, इस साइड ये यहाँ पे हड़प्पा, ये यहाँ पे मोहनजोदारो, इस टिप के ऊपर यहाँ धोलावीरा, और इसके एकदम ऊपर यहाँ देखोगे तो आपको नागेश्वर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका लोथल हो गया, और ये हरियाणा के अंदर आपको राखीगढ़ी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन। अब कुछ हैं जो यहाँ पे आपके एमसीक्यू में पिक्चर्स दी होती हैं, और उन पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो पिक्चर है, ये इसका नाम आपको लिखना होगा प्रिस्ट किंग। इसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन नाम इसका सही लिखना आपको एग्जाम में प्रिस्ट किंग। ये जो पिक्चर है वो मदर गॉडेस की मानी जाती है, जो मातृ देवी वहाँ पे मानी जाती थी, उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन ये है, वहाँ पे एक सील की पिक्चर है। तो इस सील की पिक्चर में देखोगे तो इसको प्रोटोसिव या हड़प्पन सील, यानी इस हड़प्पा से मिली हुई सील को प्रोटोसिव का नाम दिया गया। ये देखिए, ये माना गया है कि ये जो आराधना की जा रही है इस बंदे के द्वारा, ये भगवान शिव जी का उन्होंने नाम दिया है, जो कि एक गलत इंटरप्रिटेशन है। लेकिन हिस्टोरियंस इसे शुरुआत से ही प्रोटोसिव के नाम से जानते हैं, जिसके चारों तरफ एनिमल्स को दिखाया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स इसके चारों तरफ हैं, और ये बीच में एक योगी के रूप में आराधना कर रहा है, तो इस सील को नाम दिया गया है प्रोटोसिव। ये नेक्स्ट वन एक हड़प्पा की सील है। तो इसमें देखोगे तो ये जो डीर है, इसके केवल एक ही सींग है आपको, सिंगल, तो इसको बोला गया हड़प्पन यूनिकॉर्न सील। और नेक्स्ट वन देखोगे तो ये हड़प्पा में बने हुए कॉपर टूल्स, एंड दिस इज द वाटर रिजर्व एट धोलावीरा। जैसा हमने पहले बात की थी कि इसमें उतरने के लिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये है आपका धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, वहाँ का वाटर रिजर्व। ये एक ड्रेन है जो कि मोहनजोदारो से मिली है। ये मोहनजोदारो की पिक्चर है, जहाँ पर ये ड्रेन है कि ये मकानों के बीच से इस प्रकार से एक नाली जाती थी, एक ड्रेन जाती थी। तो ये आपकी मोहनजोदारो की पिक्चर है, ड्रेन इन मोहनजोदारो। ये हड़प्पन टेराकोटा कार्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि आगे दो बुल लगे हुए हैं, पीछे बुलक कार्ट है, और एक बंदे को बैठा रखा है। तो ये हड़प्पन टेराकोटा कार्ट, बच्चों के खेलने का खिलौना था एक तरह से ये।